GTV मुजाहिद आपको खुशामदीद कहता है। और ग़ालिबन अगर मैं ये कहूँ कि इस खत्ते में एक बड़े अरसे बाद जो तब्दीली आ रही है उसका असरात इस पूरे रीजन पे पड़ने जा रहे हैं, बल्कि एक हद तक सारी दुनिया में, क्योंकि जो 9/11 हुआ था उसने पूरा वेस्ट और अमेरिका बल्कि सारी दुनिया का नक्शा तब्दील कर दिया था। और फिर अमेरिकन खुद आए और अब आखिरी अमरीकी कहते हैं जी सितंबर में चला जाएगा। लेकिन इस दौरान पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान जिस तबाही और बर्बादी से गुजरे, अगर उसकी तफसील में जाऊँ, अगर अफ़गान जंग में देखें जो 2001 के बाद यानी कोई खुद अमरीकी फ़ौजी कोई 2442 हलाक हुए। वैसे तो लोग कहते हैं कि वियतनाम वॉर में 60,000 हलाक हुए थे। खैर उस वक्त इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो नहीं थी। बरतानवी फ़ौजी क्योंकि नीटो भी था, बरतानवी फ़ौजियों की हलाक होने की तादाद 454 है। फिर अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस जो थी उनकी हलाकत का अंदाज़ा लगाया जा रहा है कोई 66,000 से 69,000 तक। जी हाँ, 66,000 से 69,000 तक। अफगान शहरी कोई 47,240 कहते हैं हलाक हुए। फिर अमेरिका का जो नुकसान हुआ वो $2.261 ट्रिलियन है जी, ट्रिलियन डॉलर है। और फिर लाखों की तादाद में अफगान महाजिरीन आए हमारी तरफ। और फिर पाकिस्तान को भी कोई मेरे ख्याल में $1.6 ट्रिलियन का नुकसान हुआ। हमारे भी कोई 58,000 60,000 के करीब शहरी हमारे शहीद हुए, सिक्योरिटी फोर्सेस के हुए। और अब कहा यह जा रहा है कि जी काबुल तख्त पर बैठने जा रहे हैं, अमरीकी फ़ौजी इनकला हो गया है, और लेकिन अमरीकी निकले नहीं हैं। हमारे साथ में मंसूर अहमद ख़ान साहब पाकिस्तान में सफ़ीर हैं, और मुझे सलीम साफ़ी भी ज्वाइन करेंगे, सीनियर तजुर्बेकार जिनकी बड़ी गहरीत है। ख़ान साहब, यहाँ बैठकर तो हमें सूरत-ए-हाल का वाज़ेह अंदाज़ा नहीं हो रहा, लेकिन आप जब बैठे हैं यानी काबुल शहर के क़ल्ब में माशाल्लाह बड़े हौसले से, तो इतराफ़ में क्या देख रहे हैं? हम जो ख़बर सुन रहे हैं कि कंधार पे ये हो गया, अफरात में ये हो गया, यहाँ उसकी धमक कितनी सुनाई दे रही है ख़ान साहब? जी, अस्सलाम वालेकुम मुजाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस मौके के लिए। जो यहाँ पे मौजूदा सूरत हाल है, जूँ अफ़गानिस्तान से अमरीकी और नेटो की अफवाज की रवानगी या उनके इनखला का प्रोसेस तकमील की तरफ जानिब गामज़न है, अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी की सिचुएशन अबतर होती जा रही है। ख़ास तौर पर शुमाल के इलाकों में और मरकज़ी इलाकों में, कुछ सूबाजात में भी और कुछ साउथ के सूबाजात में भी तालिबान मुख्तलिफ अज़ला पर अपना कब्ज़ा बढ़ा रहे हैं। और इसके साथ ही तालिबान के दरमियान, अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान और कई जगहों पर तालिबान के दरमियान और शुमाली लीडरान की जो मलेशियाज़ हैं उनके दरमियान एक जंग या झड़पों का सिलसिला जारी है। तो सूरत हाल बज़ाहिर काफ़ी तशवीशनाक है। और इस सूरत में पाकिस्तान का पैगाम अफ़गानिस्तान को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को यही है कि इस फ़ौजी कब्ज़ा इस मसले का हल नहीं है। फ़ौजी कब्ज़े से जंग का खात्मा नहीं होगा, बल्कि खाना जंगी में इजाफा होगा अफ़गानिस्तान में। लेकिन मंसूर साहब, आमतौर पर हमने देखा है कि जब इस तरह का कोई, चाहे पास की वॉर देखें, वियतनाम वॉर हो, कोरिया वॉर हो, खलीज की वॉर हो, और इस जंग में भी जब जो लास्ट मुझे याद है कि सूरत हाल ऐसी है जिस तरह जब नजीब 89 में था, खैर वैसे मैं भी नवंबर में 89 में काबुल में था, एक माहिदा तो हुआ था। ये क्या है कि अमेरिकन अपनी जा तो रहे हैं, 20 साल तक वो यहाँ रहे भी, लेकिन उन्होंने कोई जो दोहा टॉक को आगे बढ़ाकर कोई माहिदा नहीं किया जिसमें हम फरीक थे। चाहे उसमें पाकिस्तान भी था, तेहरान भी था, तुर्की भी था, दोहा वाले भी थे, काबुल वाले भी थे। तो ये बग़ैर किसी माहिदे के आप अगर छोड़ जाएंगे, और वो भी अफ़गान जिनकी रिवायत है, आपको इल्म है, दे लव वॉर बल्कि लोग इस्तेमाल करने लगते हैं, तो उन्हें नहीं अंदाज़ा है कि ये क्या होने जा रहा है। खुदा ना करे खाना जंगी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा मैं ख़ान साहब। जी, मुजाहिद साहब आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। जब 1989 से लेकर 1992 तक के दौरान में जब सोवियत अफवाज यहाँ से निकल गई थी, तो मुल्क जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वो जो हुकूमत थी वहाँ पे वो इसी तरह के सिक्योरिटी खदशात का शिकार हुई, और फिर वो उस हुकूमत का खात्मा हुआ और अफगानिस्तान में एक तवील खाना जंगी का आगाज़ हुआ। और उसके बाद फिर 2001 से जब
अमरीकी अफवाज यहाँ आई यूएन के मैंडेट के अंडर, तो उम्मीद ये की जा रही थी कि एक पीस और रिकंसिलिएशन का प्रोसेस के जरिए तालिबान को भी लाया जाएगा। पाकिस्तान ने बसा औकात मुख्तलिफ वक्तों पे इस बात पर जोर दिया कि तालिबान के साथ कोई रिकंसिलिएशन पीस प्रोसेस शुरू किया जाए। पीस प्रोसेस शुरू हुआ और वो काफ़ी लेट स्टेज पे शुरू हुआ, और फिर वो हुआ भी इस तरह के यूएस और तालिबान का एक एग्रीमेंट हुआ, और उम्मीद थी कि जो लास्ट ईयर इंट्रा अफगान पीस प्रोसेस शुरू हुआ सितंबर में, वो किसी नतीजे की तरफ जाएगा, और नतीजा यही है कि इस मसले का कोई फौजी हल नहीं है, एक सियासी हल के जरिए नहीं। लेकिन अब तो फौजी वो तो पुरानी बात हो गई ना खान साहब, हल किए बगैर कोई मायदा किए बगैर उनका तो बेस भी चला गया, बेस छोड़ के चले गए। सितंबर में आखिरी फौजी भी छोड़ने, लेकिन अभी मेरे साथ यानी मैं सिर्फ ये मालूम करना आपसे चाहूँगा कि अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस को कहते हैं उन्होंने बड़ा ताकतवर किया है। मैं एक कुछ जगह देख रहा था कि काबुल में ख़वातीन भी कुछ बंदूकें, तो ये अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस इतनी तादाद में हैं काबुल के इर्द गिर्द, इतनी पावरफुल हैं, इतने रिसोर्स हैं, इतना असला है कि वो अगर अव्वल तो मैंने पास में भी, आप मुझसे ज़्यादा अच्छे जानते हैं, कभी तालिबान एज सच एक वॉर की शक्ल में जंग की सूरत में काबुल के तख्त पर नहीं बैठे। अगर आपको पास याद हो, मुल्ला उमर कोई कंधारी में बैठे रहे और फिर कोयटा शहर चली गई। तो इसलिए इस बात का है कि वो सिर्फ इधर उधर हमले तो करते रहेंगे और चाहेंगे ये छोड़ के चले जाएं और किसी को बिठाल दें। तो अफगान सिक्योरिटी फोर्स इस पोजीशन में है कि इनका मुकाबला कर सकें? देखिए, अमरीकी अफवाज और इत्तहादी अफवाज के निकल जाने के बाद जो सिक्योरिटी का खिला पैदा होगा, इसके बाद हमारे ख्याल में जो एक्सपर्ट्स का ख्याल है उनकी नज़र में ये बड़ा मुश्किल होगा कि किसी भी फरीक को मुकम्मल कामयाबी हासिल हो। और अगर तालिबान बिलफर्ज अपने फ़ौजी ज़ोर पर काबिज़ हो जाते हैं या वो काबिज़ होने की कोशिश करते हैं, तो उस सूरत में भी बहुत एक खाना जंगी का खदशा है। इसलिए इस खाना जंगी से बचने के लिए जो रीजन के ममालिक हैं, नेबरिंग कंट्रीज हैं, पाकिस्तान है या जो बड़े चाइना है या दूसरे ममालिक है, रशिया है, ईरान है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स, उनकी तरफ से ये कोशिश तो अभी तक जारी है कि तमाम फरीकों को, अफगान फरीकैन को एक किसी हल के ऊपर आमादा किया जाए, सियासी हल के ऊपर। तो हमारी उम्मीद है, हम पाकिस्तान भी अपनी तरफ से बहुत कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन इस हल पे पहुंचने के लिए अफगान फरीकैन को एक एग्रीमेंट की तरफ आना होगा, एक अंडरस्टैंडिंग की तरफ आना होगा। खान साहब, एग्रीमेंट उस वक्त की तरफ आना होता तो कि ये पहले की बात होती। मेरे साथ सलीम साफ़ी हैं और मैं तो खैर उनसे बड़ी गाइडलाइन लेता हूँ, उनकी बड़ी गहरी नज़र रही है। सलीम साफ़ी, आपने वक्त निकाला। मेरे साथ मंसूर अहमद खान साहब काबुल में हैं, और पहला सवाल उनसे मेरा यही था कि आप क्या फ़ील कर रहे हैं अगर इर्द गिर्द जो धमक सुनाई दे रही है तालिबान के फतूहात की। और मेरा आपका जुमला मैंने एक जगह पढ़ा कि अमरीकी फ़ौजियों का इनखला ज़रूर हुआ है, अमेरिका वहाँ से नहीं निकला है। तो ये जो बामानी आपने जुमला कहा था, इसको मैं जोमानी नहीं कहूँगा। और फिर खान साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, आपने किस पस मंज़र में कहा था कि अमरीकी फ़ौजियों का इनखला हुआ है, अमेरिका नहीं निकला है? सलीम, एक साहब बहुत शुक्रिया, वो आप हमारे उस्ताद हैं साहब की मौजूदगी में मेरे ख्याल में मेरी बातों की कोई, लेकिन मैंने वो जो बात की थी कि पाकिस्तान के बाज़ लोग वो ऐसा समझ रहे हैं कि जिस तरह की सोवियत यूनियन अफगानिस्तान से अपनी अफवाज को निकालने के बाद वो अफगानिस्तान को बिल्कुल इसलिए बता था कि खुद वो डिवाइड भी हो गया, वो अपने इंटरनल क्राइसिस में सामना था। अमेरिका जाहिर है कि उसका कोई सोवियत यूनियन जैसा नहीं हुआ है, चीन उसके मुकाबले में खड़ा हो गया है, लेकिन अमेरिका आज भी सुपर पावर की हैसियत रखता है। और फिर ये है कि उसका सफारतखाना भी होगा, और जो पिछले 20 साल में उसने अफ़गानिस्तान के अंदर जो कल्टिवेशन की है, मुख्तलिफ अपनी लॉबीज़ बनाई हैं, वो भी होंगी। और जो इस आगे जाके अफ़गान हुकूमत की माशी ज़रूरियात भी वो पूरी करेगी। तो इसलिए अमेरिका रीजन में तो एटलीस्ट मौजूद होगा की शक्ल में भी। इसी टेक्स्ट में कहा था कि अमेरिका अफगानिस्तान से लाताल्लुक नहीं होगा, और मेरे ख्याल में आने वाला वक्त ये बता भी देगा कि वो लाताल्लुक नहीं है। बल्कि एक थ्योरी तो ये है
शायद वो जानबूझ के पाकिस्तान में ये डेवलप करना चाहता है ताकि आगे जाके अफगान सरजमीन को पाकिस्तान, चीन और ईरान, रूस जैसी कुव्वतों के लिए एक मुसीबत के तौर पर इस्तेमाल कर सके। लेकिन ये जो सलीम अभी साफी साहब, ये खान साहब से मैं ये कह रहा था कि जो झड़पें हो रही हैं, सूरत हाल कितनी संगीन है, तो ये सिक्योरिटी की सूरत हाल अबतर है। और मैंने इनसे ये भी कहा था कि पास में हमने देखा है जब वॉर ख़त्म होती थी तो उससे पहले मुआहदा किया जाता था, दोहा टॉक शुरू हुई तो किसी को अंजाम पे तो पहुंचना था, ये तो छोड़ छाड़ के चले गए। दो यानी बड़े हाथियों को, एक तरफ गनी को छोड़ के, एक तरफ तालिबान को छोड़ के, तो खाने जंगी या झगड़ा तो हो गई। हम इसमें कोई हमें फिर मलबा उठाना पड़ेगा अफगान महाजरीन का जंग की सूरत में। तो ये क्यों अमेरिकन ने ऐसा किया? उन्हें नहीं पता था कि क्या होगा आने वाले दिनों में? यही सवाल तो मैं उठा रहा हूँ ना, क्योंकि ये नहीं समझ रहे थे। एक तो बार वो कहते थे, उनकी क़यादत कहती थी कि हम 90 की गलती नहीं दोहराएंगे, तो अब 90 की गलती दोहराई गई और इंतहाई वर्ष शक्ल दोहराई गई। उस वक्त गलती हुई थी और जो अमेरिकियों ने भी उसके नतीजे देखे थे, हम देखे थे कि जिनेवा माहदे की सूरत में अगर सोवियत यूनियन के विड्रॉल का मंसूबा बन गया अफवाज का, लेकिन मुजाहिदीन और नजीब हुकूमत की डील नहीं कर पाई, जिसकी वजह से वो तबाही देखने को मिली। तो अमेरिकियों ने अफगान हुकूमत को बाईपास करके तालिबान से मुज़ाकरात शुरू किए, तो उससे खुद ब खुद अशरफ गनी की हुकूमत की हैसियत कॉम्प्रोमाइज़ होगी और तालिबान का मॉडल उससे भी बहुत दूर हो गया। फिर तालिबान के साथ जो उसने मुआहदा किया, तो उसको उनको दिया बहुत कुछ, लेकिन जो उनसे जवाब में लिए तो दोनों पे एक चीज़ थी। मुझे सलीम साफ़ी ज़रा मुझे लगता है आपकी आवाज़ ज़रा थोड़ी सी, इंटरनेट का यही मसला है। मखाने काबुल तक तो आपकी आवाज़ पता नहीं पहुंच ही नहीं रही होगी, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि काबुल से ज़्यादा अच्छी आवाज़ आ रही है। आपकी आवाज़ से ज़्यादा मुझे काबुल से आवाज़ ज़्यादा साफ़ आ रही है, वहाँ इंटरनेट ज़्यादा बेहतर हो रहा है। तो एक मिनट में ज़रा खान साहब से पूछ लूँ। खान साहब, ये तो खैर एक अच्छी बात है कि आपने बड़ा अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है। सलीम साफ़ी साहब से तो मैंने जैसा कहा रहनुमाई लूँगा, और इनका ही जुमला था कि अमरीकी इनखला हो गया, लेकिन अमरीका नहीं गया। अब आपसे ये पूछूंगा कि तालिबान ये कह रहे हैं कि हम सिक्योरिटी देंगे NGOs को, सिक्योरिटी देंगे सफारत खानों को, सिक्योरिटी देंगे हम लोगों को। ओवरऑल काबुल शहर, जहाँ तक आपकी खबरें पहुँच रही हैं, कि मैंने कुछ जगहों पर सुना कि लोगों ने नकल मकानी शुरू कर दी शायद उस एरिया से जहाँ ज़्यादा गड़बड़ है, कंधार या इधर। क्या काबुल शहर में लोग, दुकान, कारोबार, दफातर, यानी जो वो मामूल के मुताबिक है? खुद आपके खतूत, एयरलाइनें आ रही हैं, जा रही हैं? इस हवाले से मैं पूछना चाह रहा था मंसूर खान साहब। जी बिल्कुल, मैं आपको ये बहुत वाज़ेह तौर पे कहना चाहता हूँ कि अभी तक काबुल में हालात बिल्कुल नॉर्मल हैं, ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल चल रही है। बाज़ार भी खुले हैं, तमाम दफातर भी खुले हैं, मैं भी मीटिंगों के लिए बाहर जाता हूँ। सिक्योरिटी के थोड़े से खदशात का अफ़गानिस्तान में हमेशा रहते हैं और रहे हैं, लेकिन अभी तक ज़िंदगी नॉर्मल चल रही है। और मुजाहिद साहब, मैं आपको ये बताऊँ कि अफ़गानिस्तान के अवाम, अफ़गानिस्तान की जो एक नई जनरेशन इवॉल्व हुई है, वो अब वाकई ये चाहती है कि 40-45 साल की जो जंग रही यहाँ पे, या खाना जंगी रही, या कॉन्फ्लिक्ट रहा, उसका खात्मा हो, और पॉलिटिकल सोल्यूशन के लिए बहुत सपोर्ट है डोमेस्टिकली भी। तो उसके लिए मेरा ख्याल है, ये वाकई आपकी बात सही है कि जो अमरीकी इनखला था, अमरीकी फ़ौजों की रवानगी थी, नेटो की रवानगी है, वो ज़रा गैर मुतवक्को तौर पे अफ़गानिस्तान के सियासी हल से पहले हो गई। अगर वो सियासी हल से पहले ना होती, सियासी हल पहले हो जाता, तो बहुत बेहतर सूरत हाल की तरफ जा सकते थे। लेकिन चूंकि अब हम रीजन के जो ममालिक हैं, पाकिस्तान है, ईरान है, चाइना है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, उनके बॉर्डर्स लगते हैं अफ़गानिस्तान के साथ। रशिया को बड़ी तशवीश है कि अगर यहाँ प्रॉब्लम होती है तो वो भी अफेक्टेड होंगे। हम सब मिलकर, और अमेरिका भी एक बहुत बड़ी एक कुव्वत है, एक रियलिटी है दुनिया की, तो हमारी कोशिश ये है कि हम किसी तरह अफगान फरीकैन को इस बात पर आमादा कर सकें कि वो एक मैं फिर यही कह रहा हूँ कि ये सब बातें जब आप कह रहे हैं आमादा, ये तो दोहा टॉक तो शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो फरवरी 2020 से चल रहे थे, पूरा साल गुजर गया, उन्होंने नहीं करा। सलीम साहब भी जो खान साहब जोर दे रहे, एक तो खान साहब ये कह रहे हैं काबुल में बैठकर, और पता नहीं आपको भी यकीन है कि वो कह रहे हैं बाजार खुले हुए हैं, दुकानें मामूल के मुताबिक खुली हुई हैं, ट्रैफिक भी चल रहा है, और आपके नुमाइंदे मेरे दोस्त एजाज सैयद भी इस वक्त काबुल में, अभी बात हो रही थी थोड़ी देर पहले। तो ये जो हालात इस वक्त हैं, आप समझते हैं कि ये जैसे वक्त गुजरेगा ये अफगान
सिक्योरिटी फोर्सेस इसको काबुल को महफूज रख सकेंगी? सलीम साफ़ी। अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं सुन सका, लेकिन बात उनकी ठीक। देखें, एक तो वो जो कहते हैं मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी हो गई, अफगान अवाम ने बेचारों ने इतनी ज़्यादा देख ली हैं और ये उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया। दहशतगर्दी उरूज थी। सलीम साफ़ी, मुझे फिर वही मुश्किल हो रही है कि अगर मेरे ख्याल में आपके इंटरनेट की, और मैं यही कह रहा था कि माशाल्लाह अफ़गानिस्तान का निज़ाम ऐसा चल रहा है कि काबुल का इंटरनेट और आपसे बात आसानी से हो रही है और आपसे ज़रा मुश्किल हो रही है, तो मैं एक ब्रेक की तरफ चलाता हूँ, फिर आपके पास हाजिर होता हूँ। अफ़गानिस्तान की हसास सूरत हाल, हंगामा की सूरत हाल पर मैंने जैसे कहा कि मुमताज़ सहाफ़ी हमारे साथ सलीम साफ़ी साहब मौजूद हैं और काबुल में अफ़गान सफ़ीर मोहतरम मंसूर अहमद ख़ान साहब हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। GTV में मुजाहिद वली एक बार फिर आपको खुश आमदीद करता है। और ब्रेक से पहले मेरी मंसूर अहमद ख़ान साहब हमारे पाकिस्तान में सफ़ीर हैं, वो तो काबुल में कहते हैं जी बाज़ार खुले हुए हैं, दुकानें खुले हुए हैं, मामूल का मीटिंग भी जारी हैं। हमारे सलीम साफ़ी साहब मैंने जैसा कहा कि एक अथॉरिटी रखते हैं ड्यूरेंट के इस तरफ और उस तरफ की सूरत हाल पर, और वो कह रहे थे मुझे काबुल से आवाज़ नहीं आ रही, मुझे कराची में बैठा हूँ, मुझे साफ़ी साहब की नहीं आ रही थी। मैंने कहा पिंडी आप पता नहीं कहाँ से करें। शुक्रिया खान साहब, दोबारा आ गए। सलीम साहब, अब ये जो कुछ थोड़ी आवाज़ में प्रॉब्लम थी, खान साहब अभी तक काबुल में कह रहे हैं कि ज़िंदगी मामूल के मुताबिक है, और मैंने उनसे पहले भी कहा था कि जैसे आपने कहा अमरीकी फ़ौजी चले गए, अमरीकी नहीं गए, तो वो इस फोर्सेस को इतना स्ट्रॉन्ग बना गए हैं कि वैसे भी अफ़गानिस्तान का मतलब काबुल होता है, आपको पता है ना, बाकी अतराफ़ में इधर उधर वो तो वॉर लॉर्ड्स होते हैं, बैठे होते हैं, दोस्तम कहीं बैठा होता है, कहीं और बैठते हैं, आप मुझे ज़्यादा जानते हैं। तो काबुल को अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस गनी गवर्नमेंट बचा सकेगी सितंबर के बाद भी, आगे चलकर भी? सलीम साफ़ी जैन साहब, एक तो ये कि मैं अर्ज कर रहा था कि वो अफगानों की ये हालत हो गई है कि वो मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि ऐसा हो गई, वो बड़ी हद तक इन चीजों के आदी हो चुके हैं। ये जब दहशतगर्दी का सिलसिला जोरों पे था तो हमारे पेशावर के बारे में भी, कराची लाहौर वगैरह में ये तासुर होता था कि शायद वहां पे जिंदगी खत्म हो, लेकिन इधर धमाका हो जाता था, उधर से लोग फिर निकल आते थे। तो एक तो काबुल और अफगानिस्तान के लोगों की बदकिस्मती से बेचारों की ये हालत हो गई है, वो आदी हो चुके हैं इन चीजों के। दूसरी बात यह कि अभी काबुल को कैप्चर करने का या काबुल में तालिबान के आने का कोई खतरा नहीं है। काबुल तो दूर की बात है, लगता है कि ये सब कुछ किसी बाकायदा स्क्रिप्ट के तहत हो रहा है, क्योंकि कुछ कुव्वतों के साथ ये अंडरस्टैंडिंग है कि वो सूबाई हेडक्वार्टर कब्जा नहीं करेंगे, और काबुल के बारे में तो बिल्कुल ये बात तय है कि वो काबुल पे कब्जा अभी नहीं करेंगे। इसलिए आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ जगहों पे वो अजला पे तो कब्जा कर रहे हैं और जिली हेडक्वार्टर, लेकिन अभी तक तालिबान ने किसी सूबाई हेडक्वार्टर पे भी कब्जा नहीं कर लिया है। तो चूंकि अफगान हुकूमत के जहन में भी वो अरेंजमेंट है, जो अमेरिकन के साथ तालिबान एक कमिटमेंट कर चुके हैं कि हम ये नहीं करेंगे, तो शायद एक उसकी वजह से भी वहाँ पे अभी जिंदगी मामूल के मुताबिक है। एक और बात है, आपने दुरुस्त का सलीम, बल्कि 89 में जब मैं गया था नवंबर में, तो हम कहीं जा रहे थे इतने जीप में, तो एक रॉकेट आया और वो जो साथ जो ड्राइवर था वो गाना गा रहा था, आवारा हूँ फिल्म का कोई गाना वाना गा रहा था, तो वो किसी ने कहा कि दे लव वॉर। एनी हाउ, मंसूर साहब, ये जो साफ़ी साहब ये कह रहे हैं कि एक स्क्रिप्टेड है बात कि अभी काबुल के तख्त पर बैठने के लिए आखिरी हमला नहीं करेंगे, आप भी इत्तेफाक करते हैं सलीम साफ़ी साहब की बात से? खान साहब देखें, साफ़ी साहब एक बहुत बड़ी अथॉरिटी हैं अफ़गानिस्तान के ऊपर, उनकी बड़ी गहरी नज़र है, उनका बड़ा तजर्बा है, वसी तजर्बा है, उनका बड़ा गहरा मुशाहिदा है अफ़गानिस्तान के मुतालिक। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त जो बुनियादी हकीकत है, जो हमें सूरत हाल हमारे सामने है, जिसे हमने फेस करना है, वो ये है कि अफ़गानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज जा चुकी हैं। अफ़गानिस्तान के मसले का अभी सियासी हल पर फ़रीक़ैन ने इत्तफ़ाक़ नहीं किया।
पाकिस्तान जो नेबरिंग कंट्री के तौर पे सबसे जो क्लोजेस्ट नेबर के तौर पे 2600 किलोमीटर का बॉर्डर है, हमें हमारे ऊपर उसके असरात हो सकते हैं अगर यहाँ पे इस मसले का हल ना तजवीज़ किया गया या तलाश किया गया। और इस मसले का हल अब एक रीजनल सोल्यूशन के तौर पे हमें अफगानिस्तान के साथ मिलकर या अफगानिस्तान के नेबर्स के साथ मिलकर तलाश करना पड़ेगा। दो ही सूरतें हो सकती हैं, अगर यहाँ पे एक बेहतर हल नहीं होता, चीज़ें खाना जंगी की तरफ जाती हैं, तो सिक्योरिटी की इम्प्लीकेशंस हमारे पर आएंगी, रेफ्यूजीज़ का आपने फरमाया, और भी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन अगर एक बेहतर हल की तरफ जाते हैं तो हमारी तिजारत में इजाफा होगा, हमारे लोगों की आमदोरफ्त में इजाफा होगा, हमारी कनेक्टिविटी बढ़ेगी। तो मेरा ख्याल है हुकूमत पाकिस्तान का बहुत क्लियर फोकस है कि हम किसी फेवरेट्स की तरफ नहीं जाना चाहते, हम किसी को सपोर्ट नहीं करना चाहते, किसी की मुखालफत नहीं करना चाहते। आज़ाद वैसे भी सॉरी तो खान साहब, अब वो तो सॉरी तो ये कि वो तो वैसे इसीलिए वो हम जो हमारा जो असरूख था वो इसलिए भी कम हो गया कि वो तो दोहा ले गए। सलीम साहब, ये जो एक आपने, मैं पढ़ भी रहा था कि जिस तरीके से नजीब को छोड़ के सोवियत यूनियन चले गए, कोई वही सूरत हाल है कि गनी को छोड़ के अमेरिकन चले गए। लेकिन उस वक्त भी आपने देखा कि जो रूसियों ने इतने अफगानी नहीं मारे होंगे जितने अफगानों ने एक दूसरे के साथ मारे मुजाहिदीन ने। अभी भी जो है तालिबान हैं तो, लेकिन आपको मुझसे ज़्यादा इल्म है कि वो कोई मुनज़्ज़म फ़ौज उन्हें नहीं कह सकते, मुनज़्ज़म जमात, तंजीम, तहरीक नहीं कह सकते। दोहा ये भी है कि जो दोहा में बैठे फैसला कर रहे हैं उनका पता नहीं कितना असर है, ये एक अलग बात है। तो इसलिए मैं ये कह रहा था कि क्या तालिबान हम कह दें कि जी ख्वाहिश भी हो इनकी, ये वहाँ बैठकर हुकूमत कर सकेंगे जिस तरह मुल्ला उमर नहीं कर सके ना, वहीं बैठे रहे कंधार में। सलीम साफ़ी। देखिए मुजाहिद साहब, दो चीजें हैं। एक तो ये है कि इस हकीकत को जिन लोगों को पता है वो सब मानते हैं कि ये पिछले पूरे साल के दौरान मंसूर खान साहब जैसे लोगों ने और सादिक साहब जैसे लोगों ने और हमारी मिलिट्री लीडरशिप ने बड़ी हर हरबा इस्तेमाल किया, जो कुछ जिसके बस में था सारे ऑप्शन इस्तेमाल किए इसके लिए कि तालिबान और अफगान हुकूमत की मुफाहमत हो जाए। जहाँ यानी मिन्नत तरला भी किया गया, उन पे जिन लोगों का असर था वो भी इस्तेमाल किया, दबाव भी डाला। लेकिन बदकिस्मती से जो अमरीकियों ने उनके साथ डील कर दी, तो उसके बाद एक तो तालिबान का मोराल इतना बूस्ट हुआ है और उनके जहनों में ये है कि कल या परसों ये अफगानिस्तान और काबुल हमारी दूरी में वैसे गिरना है, तो फिर हम क्यों अपने आप को कायदे ज़ाब्ते आईन और इन शराइत की पाबंद बना दे। दूसरा एक प्रॉब्लम ये भी है कि अशरफ गनी साहब की हुकूमत को भी, जाहिर बात है ये कॉमन सेंस की बात है कि तालिबान से अगर मामला आगे बढ़ता तो उस सूरत में इंटरिम सेटअप आता और इंटरिम सेटअप के नतीजे में पहली रुखसती अशरफ गनी साहब और हमदुल्ला मोहिब जैसे लोगों की होती। तो शायद इसलिए भी एक ये शक किया जा रहा है कि वो भी संजीदा नहीं है। मुझे तो अब मजीद कतर प्रोसेस से कोई तवक्को नहीं है। दूसरा एक मसला ये है कि ये जो हम कहते हैं ना अफगान लेड अफगान ओन, लेकिन अभी तक जो प्रोसेस रहा है वो यूएस लेड और यूएस ओन रहा है। जब तक अमेरिकी फोर्सेस अफगानिस्तान में थी तो स्टेबिलिटी उसकी जिम्मेदारी भी थी और उसकी जरूरत भी थी। लेकिन जब अमेरिकी फोर्सेस अफगानिस्तान से निकल गई तो फिर एक कॉमन सेंस की बात यह है कि वो चीन, पाकिस्तान, रूस और ईरान जैसे ममालिक के लिए क्यों अफगानिस्तान को स्टेबलाइज करेगा कि वो यहाँ से आके उसको फायदा उठा ले। इसलिए मेरी ये सजेशन है और ये रिक्वेस्ट है एक तालिब इल्म की हैसियत से कि मजीद कतर प्रोसेस पे तकिया करने की बजाय या अफगान लेड अफगान वोट के इंतजार में बैठने की बजाय पाकिस्तान, ईरान, रूस और चीन को मिलके एक अमल शुरू करना चाहिए प्रोएक्टिव हो। और लेकिन वो सलीम अब ये ताखीर नहीं हो गई, ये इन लोगों ने पहले क्यों नहीं सोचा? ये तो एक ताखीर नहीं हो गई, ये तो इस पे ये तो पहले करना था ना, निकलने से पहले, जो नहीं करा। ये काम बहुत पहले होना चाहिए था। वैसे पहला काम तो अमेरिकियों को करना चाहिए था, क्योंकि रूस या चीन या पाकिस्तान ने तालिबान को कोई डील नहीं देनी, सही, तो वो गलती तो अमेरिकियों ने की। सलीम साहब, अमेरिका का इंतजार नहीं करना चाहिए और इन ममालिक को मिलके अफगानिस्तान में पीस लाने का और दोनों फरीकों को मुफाहमत पे आमादा करने के लिए। और मेरे ख्याल में अगर ये चार ममालिक किसी भी फार्मूले के साथ वन वॉइस पे आ जाएं तो अफगानिस्तान के मुख्तलिफ फरीकों के लिए उनकी बात को
नहीं होगा। सलीम साहब, आप भी एंकर है, मसला ये होता है जब हम गुफ्तगू बिल्कुल पीक पर पहुंचती है तो कान में कहा जाता है जी आपके पास तो सिर्फ 2 मिनट रह गए हैं। एंकर का ये बड़ा मसला है, हालांकि इतने हसास मौजू है कि इस पर तो तवील गुफ्तगू होनी चाहिए। जस्ट कंक्लूडिंग, मंसूर खान साहब, जो खान साहब हमारे सलीम साफ़ी कह रहे हैं कि चले वक्त गुजर गया, क्या अभी इम्कानात हैं इस बात के कि जो प्लेयर हैं इसके कि वो आपस में बैठ के कोई फैसला कर सकें, चाइना हो, तेहरान हो, पाकिस्तान हो? खान साहब, कंक्लूडिंग वर्ड। जी बिल्कुल, मैं बताता हूँ। साफी साहब ने बड़े अहम बात की है। मेरे ख्याल में दोहा प्रोसेस जो था जिस वक्त वो स्टार्ट हुआ था आज से 1.5-2 साल पहले, तो उसको इंटरनेशनल एंडोर्समेंट हासिल थी। उसको ना सिर्फ अमेरिका ने सपोर्ट किया था बल्कि चाइना, रशिया और दीगर ममालिक ने भी, ईरान भी उसमें शामिल तो नहीं था लेकिन उन्होंने सपोर्ट किया था। तो तमाम इंटरनेशनल कम्युनिटी की सपोर्ट हासिल थी। लेकिन चूंकि अब हालात चेंज हो रहे हैं, दोहा प्रोसेस तो जारी रहेगा। वहां पे तालिबान का दफ्तर मौजूद है, उनके साथ इंटरनेशनल एंगेजमेंट वहीं पे होती है। लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूं कि जो रीजन के ममालिक हैं, पाकिस्तान है, चाइना है, ईरान है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, रशिया है, इनको एक ज्यादा डायनेमिक या ज्यादा एक्टिव रोल प्ले करना पड़ेगा, क्योंकि हम अदरवाइज अफगान कॉन्फ्लिक्ट से ज्यादा अफेक्ट होंगे। और अमेरिका को भी ऑन बोर्ड रखना पड़ेगा। लेकिन मेरा ख्याल है एक जामिया रीजनल हल की जरूरत है अफगानिस्तान को। शुक्रिया मंसूर अहमद खान साहब, सलीम साफ़ी साहब। जैसे मैंने कहा कि बड़ा हसास सूरत हाल है, बड़ी संगीन सूरत हाल है, लेकिन बहरहाल हमारे सफ़ीर मंसूर खान साहब काबुल में बैठे हैं। साफ़ी साहब, आपका ख़ास तौर पर शुक्रिया। और मंसूर अहमद खान, मुजाहिदीन को इजाज़त दी है कि एक और संगीन मसला इस वक्त पाकिस्तानियों को दरपेश है कि कोरोना से मुतासर जो फ़्लाइटें बंद हुई हैं, हज़ारों की तादाद में पाकिस्तानी अमरीका, खलीजी ममालिक से मुख्तलिफ एयरपोर्टों पर दर बदर घूम रहे हैं। इस पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। जी टीवी में मुजाहिद बिल्ली आपको खुशामदीद कहता है। और आपको इल्म है कि कोरोना से तो हम किसी तक निपट लिए, लेकिन जो लाखों की तादाद में ख़ासतौर ईद बकरीद में पाकिस्तानी सारी दुनिया से आते हैं, खलीजी ममालिक से आते हैं, एयरपोर्टों पे सारी दुनिया में दरबदर हो रहे हैं, बड़ी दर्द उनकी हमें ख़बरें मिल रही हैं। और इस सिलसिले में यकीनन गवर्नमेंट ने बड़े अच्छे इक़दाम किए हैं, कुछ नोटिस भी दिए हैं। हमारे साथ गुलाम सरवर खान साहब हैं, मोहतरम मिनिस्टर, और फिर अथॉरिटी रखते हैं हमारे जावेद चौधरी साहब, बल्कि कहूँगा वही सवाल करें। खान साहब, आपने कुछ इनिशिएटिव तो लिया है, उसके कुछ नताइज भी आए हैं कि ये जो एयरलाइनों को नोटिस दिया कि आप हमारे जो पाकिस्तानी हैं उनका ख्याल रखें, उन्हें कंफर्ट दें? खान साहब देखिए जी, एक तो हमने फॉरेन एयरलाइंस की एक्सप्लेनेशन कॉल की है, जिस तरह एमिरेट्स है, ताद है, गल्फ है, कतर है, टर्किश है, और वो आप उसका जवाब भी देंगे। शोकाज दिया गया है, उन पर पेनल्टी होती है, उन पर जो भी हम एक्शन लीगली जिसके हमारे रूल्स परमिट करते हैं या आयाटा के रूल्स परमिट करते हैं, उसके मुताबिक हम फैसला करेंगे। लेकिन हमने इंतहाई नापसंदीदगी का इजहार किया है। हमने एक तरह का उनसे एजिटेट किया है और उन्हें शो काज नोटिस दिए हैं। वो तो फॉरेन एयरलाइन जिन्होंने ओवर बुक किया है पैसेंजर्स, वो उनके लिए है। लेकिन हमने इमीडिएटली जो अल्टरनेट अरेंजमेंट्स किए हैं, थोड़ा सा अमेंड हुआ है। कल जो मैंने फ्लाइट्स बताई हैं उससे बढ़ा दी गई हैं, तो तकरीबन 31 फ्लाइट्स हमने B777 की अपग्रेड की है। पहले A320 थी, फिर हमने B777 की है। 21 फ्लाइट्स फ्रॉम UAE जो 6,909 पैसेंजर्स को लाएंगी। 8 फ्लाइट्स फ्रॉम दोहा जो 2,632 को लाएगी, और 2 फ्लाइट्स फ्रॉम बहरीन जो 658 पैसेंजर्स को लाएंगी। और आज से ऑपरेशन शुरू कर दिए गए। और आज का मैं थोड़ा आपको शेड्यूल बताना चाहता हूँ कि जो फ्लाइट्स आज की शेड्यूल्ड हैं, वो दुबई के लिए एक फ्लाइट है जो 169 पैसेंजर्स को ला रही है और उसकी डेस्टिनेशन लाहौर है। दुबई की दूसरी फ्लाइट जो 386 पैसेंजर्स को ला रही है, उसकी डेस्टिनेशन इस्लामाबाद है। दुबई की तीसरी फ्लाइट जो 161 पैसेंजर्स को ला रही है, उसकी डेस्टिनेशन पेशावर है। शारजा से जो 169 पैसेंजर्स को ला रही है, उसकी डेस्टिनेशन सियालकोट है। शारजा सेकंड 169 पैसेंजर्स वो इस्लामाबाद के लिए। बहरीन 159 पैसेंजर्स फॉर इस्लामाबाद। मस्कत 164 पैसेंजर्स
फॉर कराची। तो ये तो आज की फ्लाइट्स हैं, तो ये पैसेंजर्स की तादाद है जो बुक हो रहे हैं और फ्लाइट्स ऑन द वे हैं, को जा रही है लेने, को आ रही है लेके। तो ये ऑपरेशन 5 से 20 तक रहेगा और इंशाल्लाह ताला जितने स्टैंडर्ड पाकिस्तानी मिडिल ईस्ट में और गल्फ स्टेट पे फंसे हैं, हम डेफिनेटली उनकी बाइज्जत तरीके से, आराम तरीके से खान साहब अगर एक मैं आप मुझे इजाज़त दें तो, क्योंकि मैं तो एक देहाती प्रोग्राम करता हूँ, सियासत का हमारे चौधरी साहब पूरा एविएशन पे रखते हैं, कोई क्विक सवाल पूछेंगे जावेद चौधरी साहब, आप हमारे सरवर खान साहब से, लोगों को इन्फॉर्मेशन बढ़े। हाँ साहब, एक चीज़ आपसे कंफर्म करनी थी कि NCOC का इजलास परसों 7 तारीख को है, तो क्या इस तरह की इतलात हैं जिस तरह हमारे पास है कि वॉल्यूम के जो आप फ्लाइट्स जो हैं उसकी तादाद में इजाफा या कमी का फैसला परसों बाकायदा तौर पे होगा, जिसके बाद परवाज़ों की शेड्यूल जो है वो बाकायदा तौर पर तरतीब दिया जाएगा और जो हमारे पाकिस्तानी भाई वहाँ मौजूद हैं मुख्तलिफ ममालिक में, उनकी वापसी मुमकिन हो सकेगी। उसके साथ साथ ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो है जो अमेरिका से आना चाह रहा है, जिस तरह आपने अभी फरमाया ख़ुद भी कि कतर समेत 5 एयरलाइंस को हमने नोटिस भी किए हैं। तो क्या अब इस हवाले से भी गवर्नमेंट जो सोच रही है कि जी जो अमेरिका वगैरह जहाँ से आना और जो रास्ते में ट्रांजिट पैसेंजर उनको भी जल्दी वापस लाया जा सके? जी खान साहब। बिल्कुल जी, हमारी कंसिडरेशन में ऐसे दोस्त भी हैं, तो उसके लिए तो पहले रिस्ट्रिक्शन थी कि टोटल सैंक्शन फ्रीक्वेंसीज के 20% ऑपरेशन अलाउ थे, फिर NCOC ने फैसला करके उसे 40% किए और हमने नेक्स्ट जो NCOC के लिए प्रपोजल तैयार की है वो 60 to 70% की है कि 60 to 70% ऑपरेशन अलाउ किए जाए। तो अब NCOC की मीटिंग में भी कल होती है या परसों होती है, जिस वक्त भी होगी उसमें हमारी प्रपोजल ये जा रही है और फैसला फाइनल तो NCOC का है और यकीनन वो पब्लिक इंटरेस्ट में बेहतरीन फैसला करेंगे, जो हमारी प्रपोजल है उससे इत्तफाक करेंगे। और जितने लोग भी ट्रैवल कर रहे हैं ना जी, चाहे वो अमेरिका, कनाडा, यूरोप, वो सारे लोग या मिडिल ईस्ट में जो हमारी वर्किंग क्लास है, ये सारे लोग मिडिल ईस्ट वाले तो मिडिल ईस्ट से डायरेक्टली सऊदीया से या UAE से डायरेक्टली आना चाह रहे हैं, तो जो ट्रांजिट पैसेंजर्स हैं उनकी वापसी का भी हमने तमाम कर लिया है, उनके लिए फ्लाइट्स भी हमने अरेंज कर दिए और ये जो फ्रीक्वेंसीज का अगर ये प्रपोजल भी एक्सेप्ट हो जाती है हमारी, तो 16% ऑपरेशंस बहाल हो जाएंगे और जो फ्लाइट्स कतर एयरवेज पे कोई यूरोप से आ रहा है या कोई इत्तेहाद एयरवेज पे अमेरिका से आ रहा है, तो वो अपना सफ़र उन्हीं एयरलाइन से कंटिन्यू रख सकेंगे। हाँ साहब, एक इतला और भी है कि ये जो 5 आपने ममालिक को जो 40% किया उनका फ्लाइट ऑपरेशन जो 20 से 40%, तो उससे भी खासी ये नाराज़ हैं जिनको आपने शोकाज नोटिस जारी किए हैं, उनकी वजह से, उनकी जानिब से इसी वजह से इक़दाम उठाए गए हैं। देखें जी, उन्होंने ओवर बुक किया और उन्होंने 100% फ्रीक्वेंसीज पे बुक कर लिया रेवेन्यू अर्निंग के लिए, तो इसी बात पे हमें एतराज़ है, इसी बात पे हमने उनकी एक्सप्लेनेशन की है, इसी बात पे हमने उन्हें शोका, हमने उनकी नाराजगी नहीं देखनी, हमने अपने लोगों के साथ जो ज़्यादती हो रही है हमने वो देखनी है। हम किसी के इंटरेस्ट को नहीं देख रहे, हम तो अपने लोगों की तकलीफ का एहसास करते हुए उनके इंटरेस्ट को देख रहे हैं। तो उन्हें जवाब देना पड़ेगा कि अगर उनके पास 20 फ्रीक्वेंसीज थी, उनके पास अगर नंबर ऑफ सीट्स से कि 1000 थी, तो उन्होंने 5000 बुक क्यों की हैं? इस बात का उन्हें जवाब देना पड़ेगा। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कोई नाराज होता है। शुक्रिया खान साहब, हमारे गलत करेगा उसकी एक्सप्लेनेशन लाजमी हम कॉल करेंगे। ये खान साहब इसलिए कह रहे हैं कि खान साहब खाली वजीर नहीं है बल्कि कमिटेड पॉलिटिकल वर्कर भी रहे हैं और यकीनन उनको इतना ही ख्याल आम लोगों का है जितना कंसर्न हम लोग अपने सवालों के जरिए करते। शुक्रिया जावेद चौधरी साहब, शुक्रिया मोहतरम गुलाम सरवर खान साहब। GTV से मुजाहिद बरेलवी को इजाज़त दीजिए।